फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भैया किसी भी सर्कुलर कॉइल में यदि करंट बह रही है तो उसके एक्सियल पोजीशन पर हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र आएगा। यानी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द magnetic field at the axial position of a current carrying circular coil। तो टॉपिक डाल दीजिए। टॉपिक में डालना है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड एट axial position of a current carrying सर्कुलर कॉइल। यानी कि हमारे पास एक गोलाकार कॉइल होगी, गोलाकार कुंडली होगी जिसमें धारा भी प्रवाहित हो रही होगी और उसके एक्सियल पोजीशन पर हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं बच्चों। डायग्राम हमने देखा, हमने एक सर्कुलर कॉइल बनाई। ये हमारे पास एक सर्कुलर, चलो अच्छे से थोड़ा बना दे, थोड़ा अच्छे से नहीं बनी है। हम सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल बनाएंगे। देखिए बोर्ड में बनाने का तरीका, ये जो हमने बोर्ड में बनाया है, जैसे हमने बोर्ड बनाया तो आपको प्लेन दिख रही है, लेकिन प्लेन है नहीं। एक्चुअली में हमारे पास सर्कुलर कॉइल हमारी ऐसे है, गोलाकार में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर O है। इसके P बिंदु पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। ये दूरी मान लेते हैं x है। इसकी रेडियस जो है बच्चों r है। ये जो दूरी है बच्चों, इसको हमने स्मॉल r मान लिया, ठीक है। जो हम मान रहे हैं उसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं डेरिवेशन के दौरान। तो सेंटर से जो P बिंदु जिस पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, वो x दूरी पर है और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो r है। ये दूरी का मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये दूरी क्यों निकाल रहे हैं। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर हमने बच्चों मान लिया है कि जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पे कितना एंगल मान लिया हमने, थीटा है। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें बच्चों, तो इस ट्रायंगल में आपको पता है कि r जो है वो हाइपोटेनस है। तो r को हम कभी भी जरूरत पड़ेगी तो x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको पता चल गया ना, r हमारे पास हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, उसका यूज भी हम आगे चल के यूज करेंगे तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात भैया समझ में आ गई। आपने बोला था करंट कैरिंग है, इसका मतलब इसमें ऐसे धारा बहा दीजिए, तो इसमें मैंने आपको करंट बहा के दिखा दिया है। देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। यानी कि घड़ी के, जैसे घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी के उल्टी दिशा में अगर चलते हैं तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों हमारे पास करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे कि इस P बिंदु पर, तो P बिंदु पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो पहले टोटल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना सिखा देता हूं आपको, हालांकि लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन अभी देख लो कैसे। हमेशा करंट की डायरेक्शन में आपको घूमना है। करंट की डायरेक्शन में आपको ये चारों उंगलियां कर लीजिए। जिधर साइड आपकी धारा बह रही है उधर साइड आपने उंगलियां कर दिया। जब आपने ऐसे चलाया तो आपको क्या पता चल रहा है कि करंट हमारे पास आउटसाइड हो रही है, मतलब ऐसे हो रही है। अगर ये प्लेन में होता तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं, आपको इमेजिन करना है कि ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। अब आपकी करंट जो है, इसमें करंट जो है वो दिखाने के लिए कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये करंट की दिशा में ऐसे घुमाऊंगा मैं, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी बच्चों, इधर साइड आएगी। यानी कुछ भी हो, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पर, वो इधर साइड ही आएगी। कुछ भी हो, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर हम चला करके देखें, ये हमारे पास ये सर्कल है, अगर हम इसमें सर्कल में ऐसे करंट बह रही है, ऐसे चला करके देख रहे हैं, सर्कल ये हमारे पास सर्कल मान लो, और इसमें ऐसे ही करंट बह रही है, तो ऐसे हम चलाएंगे, जब उंगलियां चलाना चालू करेंगे इस करंट की दिशा में, तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर साइड है। ये कुल वाला टोटल हो गया। अब भैया दिक्कत आ रही है हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो हमें बायो सावर्ट जी ने तो ये बताया भैया, छोटे से एलिमेंट, उनका फॉर्मूला क्या आया था, उनका फॉर्मूला आया था dB = म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने छोटे से एलिमेंट के द्वारा बताया था। चलो इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डीवी वेक्टर और म्यू नॉट आई। अच्छा ये डीएल साइन थीटा आ रहा है, आपको पता है जब आप ए क्रॉस बी करते हो बच्चों तो क्या आता है, वो आपके पास ए बी साइन थीटा आता है ना। तो डीएल और साइन थीटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ए और साइन थीटा तो आ गया, लेकिन बी कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डीएल का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, आर के साथ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, डीएल क्रॉस आर वेक्टर होगा। जब आप यहाँ एक आर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हो, जब इसे आप ओपन करोगे बच्चों तो डीएल आर साइन थीटा आएगा, यानी एक आर एक्स्ट्रा आएगा, इसीलिए नीचे साइड भी एक आर एक्स्ट्रा करके लिख दिया। आर स्क्वायर था तो आर क्यूब लिख दिए। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये आपने, मैं ये तो बताया जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको पता कर रहना चाहिए आपको। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला था हमारा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बताओ, ये तो उन्होंने छोटे से एलिमेंट के द्वारा बताया था, लेकिन तुम्हें तो पूरे के द्वारा निकालना है, और पूरे के द्वारा जो डायरेक्शन है वो इधर साइड आ रही है, तो छोटे से एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। और फिर छोटे से एलिमेंट जब कंसीडर कर लेंगे ना बच्चों, तो फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए अपन छोटा सा वेक्टर मतलब एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं कहीं पर, यहाँ पर चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, डीएल वेक्टर। डीएल, तो डीएल का वेक्टर सिंबल किधर साइड होगा, ये सोचो। आप ये सोचो, आपके पास ये सर्कल है, ये चूड़ी है, जैसा ये चूड़ी थी, ये चूड़ी है, और इसमें ऐसे ऐसे करंट बह रही है। मैं यहाँ पर डीएल वेक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, तो इस ये डीएल वेक्टर किधर साइड पॉइंट कर रहा होगा, बाहर साइड, ऐसे। ये डीएल वेक्टर है, वेक्टर की एक दिशा होती है प्रॉपर। तो यहाँ पास जब हम ये वाला डीएल वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी जो दिशा होगी बच्चों किधर साइड होगी, बाहर साइड होगी। ये दिशा इसकी हो गई, और ये दिशा इस डीएल वेक्टर की हो गई, और ये आर वेक्टर एक और है। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में बच्चों एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जो है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों, कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका इस्तेमाल आएगा कब आता है, जब हम बायो सावर्ट यूज करते हैं, तो डीएल क्रॉस आर होता है, तो ओपन करने में डीएल आर साइन थीटा बनता है। तो साइन थीटा की जगह यही ना लिखोगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा डैश बोल दीजिए, तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। किसके किसके बीच में, इस डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में। यहां तक समझ में आ गया। अब बायो सावर्ट जी का जो फॉर्मूला था बच्चों, dv is equals to mu naught I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई r का क्यूब। तो जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालनी होगी, यानी इस dv की दिशा निकालनी होगी, तो वो किसकी वजह से आएगा, इन दोनों की वजह से। हम पढ़ चुके हैं कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसकी वजह से दिशा आती है, तो dl क्रॉस r की वजह से, यानी dl से किसकी तरफ जाना है, r वेक्टर की तरफ जाना है। तो चलो चलते हैं। हमने पढ़ा है ना कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि डीएल से आर वेक्टर की तरफ। तो डीएल वेक्टर बाहर साइड हो गया और ये आर वेक्टर हो गया, तो हमें किधर से किधर जाना है, डीएल से आर वेक्टर की तरफ। तो ये डीएल वेक्टर हमारे पास ऐसा, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। तो हमारे पास देखो समझने की कोशिश करना है, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो उंगलियां है ना हमारी, ये उंगलियां होती है हमारे पास डीएल वेक्टर की तरफ। तो डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जाएंगे, ऐसे आ रही है यानी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dv ऐसे आएगी, और अगर हम इस वाले पॉइंट यहाँ पर dl वेक्टर को एज्यूम करेंगे तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे आएगी। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जब ये सर्कल आपका ये सर्कल बन रहा था, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किधर साइड आई, मतलब सॉरी डीएल वेक्टर बाहर साइड आया। तो इस वाले पॉइंट पर करंट जब बह रही होगी ऐसे, तो जब करंट यहाँ से बह रही थी तो इस पर ऐसे आया, जब ऐसे यहाँ पर पहुंची करंट तो इस पर इधर अंदर साइड आएगा, तो इस पर अंदर साइड आएगा, और फिर ये आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर ही रहेगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई। अब आपको पता है कि जब आप आर और डीबी के बीच में एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो अगर हम इसमें ऐसे ऐसे लाइन खींच दें और इसमें अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा बच्चों वो थीटा बनेगा। तो अगर ये डीबी वेक्टर है तो ये थीटा अटैच्ड वाला जो होगा उसे हम बोलेंगे कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, डीबी साइन थीटा। इसी प्रकार इसके लिए भी नीचे वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, डीबी कॉस थीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, डीबी साइन थीटा। आपको पता है कॉस थीटा ये वाला हमारे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो देखो ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के दिखाया था ऐसे कि इधर साइड करंट बह रही है, अगर ऐसे हमारे पास सर्कुलर लूप है, ऐसे करंट बह रही है, तो करंट की दिशा में हमने सारी उंगलियां घुमाई तो हमें मैग्नेटिक फील्ड टोटल इधर साइड आई थी। देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर ही साइड आ रही है, ये सारे कंपोनेंट कैंसिल हो गए हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड आ रही है। समझ गए बात को। अब ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आ रही है ना, तो ये तो एक छोटे से एलिमेंट के द्वारा आ रही है, तो हमें क्या करना है, एक छोटे से एलिमेंट के द्वारा कितनी आ रही है, डीबी साइन थीटा, फिर दूसरा छोटे से एलिमेंट के द्वारा कितनी आ रही है, डीबी साइन थीटा। इस प्रकार से जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे, 3 4 5 जितने भी होंगे, सबके द्वारा कितना आ रहा है,
डीबी साइन थीटा। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट करना होगा। किसको इंटीग्रेट करना होगा, डीबी साइन थीटा को। आप याद करोगे कोई एक्सियल पोजीशन पे आप बोलोगे कि भैया वहां E1 cos थीटा आया था और E2 cos थीटा आया था, फिर हमने दोनों को जोड़ दिया था, यहाँ इन दोनों को जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। वहां क्या था कि Q1 चार्ज था और Q2, दो चार्ज ही थे। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बनाए हैं, एक बार ऊपर माने एक बार नीचे माने। यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इधर साइड हमारे पास कितना है, डीबी साइन थीटा, तो हम डीबी साइन थीटा को बच्चों क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अब बायोट-सावर्ट जी के नियम के अनुसार, बायोट-सावर्ट जी का नियम क्या बताया था मैंने आपको, बायोट-सावर्ट जी का नियम आपको पता है, डीबी की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, जल्दी बताओ, डीएल क्रॉस आर होता है ना, यानी डीएल वेक्टर, ये जो डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, इनके बीच में एंगल, तो मैंने अभी बताया था कि डीएल वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा डैश है। तो यहाँ पे थीटा डैश लिख देते हैं पहले एक बार के लिए, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा हमारे पास पहले से था, तो b बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई डीएल, इस साइन थीटा डैश यानी साइन 90, तो यहाँ 90 पुट कर दोगे तो 90 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो इस साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो ना यार, बहुत आसान है। देखो ये वाले की वैल्यू आर है, ये स्मॉल आर है, ये एक्स है, ये थीटा है, तो अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनस स्मॉल आर है, तो यहाँ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। अब इंटीग्रेशन करते समय जो टर्म बाहर निकल जाए उसे बाहर निकाल दो, तो इनमें से बाहर देखो क्या क्या निकल के आएगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब बाहर आ जाएगा और एक आर बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच्चों डीएल बचा, मात्र डीएल बचा। अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देना, मतलब पूछ तो सकता नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी सोचो, अपने मन में सोचो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, जल्दी सोचो। सोच लिए, चलो अब मैं बताता हूँ। ये डीएल वेक्टर है, इसी प्रकार के बहुत सारे डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर है, ऐसे बहुत सारे डीएल वेक्टर है, तो पूरे डीएल वेक्टर को जब मिलाओगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनेगा, यानी 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई बच्चों, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई कैपिटल आर। तो इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये आपके पास 2 पाई से पाई समाप्त, 2 से 2 समाप्त, तो हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास कितना बचेगा, 2 आर का होल, आर का क्यूब, क्योंकि पाई से पाई समाप्त हो गया था और 2 से 2 आ गया था, तो 2 आर का क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा मजा लाते हैं, इस आर की जगह हम लिख सकते हैं कुछ, हमें पता है भैया, आपने बताया था, आप तो बताए थे शुरुआत में कि आर जो है वो तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है बच्चों, तो हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी बराबर आपके पास यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, बी बराबर म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन 2। ये आर जो है, इस आर को हमने बोला था, ये आर जो है वो हाइपोटेनस की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आर की जगह ये आर हमने लिख दिया, ये आर, और इसका अंडर रूट आएगा ना, आर की वैल्यू लिखनी है ना, मैं आर क्यूब, तो पहले आर के वैल्यू लिखी, तो आर की वैल्यू हमारे पास, इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, ये 1/2 है, स्क्वायर रूट जब ये आर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, तो 1/2, तो इसकी पावर 1/2, और ये आर है, तो आर की पावर पहले से 3 थी, तो 3 ये हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र आ गया हमारा, ये कहां पर, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ द करंट कैरिंग का सर्कुलर कॉइल में, तो हमारे पास अक्षीय स्थिति पर ये फॉर्मूला आ गया। हमने कैसे निकाला, ये आपको तरीका याद रहना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा टफ है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। अगर आप 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपसे हो जाएगा। चलिए, पेपर में ये बस नहीं पूछा जाता बच्चों, पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है, ये तो आपने क्या निकाला, एक्सियल पोजीशन पर यानी अक्षीय स्थिति पर, लेकिन आपसे सेंटर पर अगर पूछ लेता, सेंटर पर पूछेगा, यानी कि ये ऐसा है, ये हमारे पास x बराबर 0 कर दिया उसने, आप खुद दिमाग लगाएंगे कि अगर आपको x की वैल्यू 0 कर दिया है, इसका मतलब जहां पर P बिंदु पर आप निकाल रहे थे वो P बिंदु O बिंदु पर आ गया है, मतलब सेंटर हो गया है, तो सेंटर पर क्या होता है, हमारे पास x बराबर 0 हो जाता है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें एक्स की जगह आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो आपने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर स्क्वायर है, जब बाहर 2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर क्यूब बचेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल होकर के म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आएगा। तो सेंटर पर जब आपसे पेपर में ये पूछे कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब केंद्र पर बताइए, केंद्र पर कितना होगा, तो डिराइव करने के लिए बोलेगा तो पूरा डिराइव करना, फिर एक्स की जगह 0 पुट करके ये आंसर लिख देना। अगर मान लो बोल दे यन टर्न्स, यन टर्न्स मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो आपने कंगन देखा होगा, एक चूड़ी रहती है, फिर उसके बाद दूसरी चूड़ी रहती है, फिर उसके बाद तीसरी चूड़ी रहती है, तो इस प्रकार से चूड़ी चूड़ी बनती जाती है। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब हो गया कि हमारे पास ये कॉइल थी ना जो, तो इसके ऊपर एक और कॉइल मतलब ऐसे मतलब उससे कोइंसाइडेड है, बहुत सारी कॉइल्स जो है, बहुत सारी कॉइल्स है चिपकी हुई है, तो उसको हम मान लेते हैं यन कॉइल्स है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आंसर आया है, उसमें यन का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला कब का है, जब एक्सियल पोजीशन का। ये वाला कब का फॉर्मूला है, सेंटर पर। ये वाला कब है, जब यन नंबर ऑफ टर्न्स थे। तो तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। डायरेक्शन आपको कैसे पता कर सकते हो, डायरेक्शन मैंने बता दिया है आपको। अगर मान लो कि हमारे पास ये करंट ऐसे बह रही है, करंट ऐसे बह रही है, इस बिंदु पर बताना है कि हमारे पास इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी कि इधर होगी, तो आप बता सकते हो। बताओ कैसे होगी। इसको आपने क्या किया, ऐसे हाथ घुमाया, जैसे आपने ये है हमारे पास, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो आपको पता चल गया कि इधर साइड होगी, क्लॉकवाइज में होता तो आपको पता चल जाता इधर साइड होगी। ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। डायरेक्शन बताने के लिए केवल और केवल क्या करना है, आपको करंट की दिशा में हाथ को घुमाना है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चों, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। बिना मेहनत करे देखो कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपसे सवाल नहीं बनने वाले, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं बनने वाला है। आपको बोर्ड भी बहुत टफ लगने लगेगा यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।